धातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक के डिस्कशन में हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं या फिर अधातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमने अक्सर लोहे के टुकड़ों में जंग लगते हुए देखा है। तो जंग लगने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और जल। यानी लोहे के साथ जब ऑक्सीजन और जल दोनों की क्रिया होती है तो लोहे में जंग लगता है। सिर्फ अगर जल की क्रिया हो, ऑक्सीजन ना हो तो भी जंग नहीं लगेगा, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन हो, जल ना हो तो भी जंग नहीं लगेगा। यानी किसी भी लोहे में जंग तभी लगेगा जब उस लोहे के टुकड़े को नमी भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले। अब हम मैग्नीशियम धातु का उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चूंकि मैग्नीशियम क्या है, वह एक धातु है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम उदाहरण लेते हैं सल्फर का। सल्फर एक अधातु है और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का संकेत S होता है और ऑक्सीजन का O2, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है SO2। अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। अभी तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु या फिर अधातु ऑक्सीजन से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब हम देखेंगे कि धातु या फिर अधातु जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। सोडियम धातु ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। सोडियम एक धातु है जो ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करती है और जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, और इस प्रकार यह ऑक्सीजन या फिर जल के साथ अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम धातु को किसमें डुबा करके रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु को अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु की ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, और सोडियम धातु को अगर जल में डुबा करके रख दिया जाए तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसीलिए सोडियम को अगर रखना हो तो इससे हमें मिट्टी के तेल में डुबा करके रखना होगा। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं। फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। अगर फास्फोरस को आप वायु में खुला छोड़ दें तो यह आग पकड़ लेती है, क्योंकि वायु के ऑक्सीजन के साथ यह काफी तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसीलिए फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस को जल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ काफी तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, लेकिन ये जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। अब हम देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया, यानी धातुएं और अधातुएं अम्ल के साथ किस तरह की अभिक्रिया करती है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। सामान्य रूप से क्या है कि अधातुएं जो हैं वह अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन बनता है
कि धातुएं जो हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं, तो उसका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं क्षारों से अभिक्रिया। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वह एक क्षार है और इस प्रकार क्षार से धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब आइए अगला टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब किसी यौगिक में किसी एक अभिक्रियाशील तत्व आकर कम अभिक्रियाशील तत्व को उस यौगिक से विस्थापित कर दे तो उससे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है। अब आइए इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़े डालने से विलयन के कॉपर अलग हो जाते हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लें और उसमें जिंक के टुकड़े डाल दें तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, यानी तांबा जो है वह अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और इसमें जब हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं यानी जस्ता से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाती है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और इसमें जो कॉपर है वह विलयन से अलग हो जाता है। अब ये कॉपर सल्फेट जो है ये नीले रंग का होता है, लेकिन जिंक सल्फेट जो है वह रंगहीन होता है। यानी नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में अगर हम जिंक के टुकड़े डालेंगे तो इस विलयन से कॉपर अलग हो जाएगा और विलयन कैसा हो जाएगा? वह रंगहीन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जिंक आया और आकर कॉपर को अपने जगह से हटा दिया और फिर कॉपर के जगह पर खुद बैठ गया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वह इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग बहुत से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में होता है। चूंकि हम जानते हैं कि धातुएं हमारे जीवन में एक बहुत ही उपयोगी वस्तु हैं और इस धातु का उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जैसे मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक इकाइयां एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं। बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिसके निर्माण के लिए हमें धातु का उपयोग करना पड़ता है। अधातुओं के उपयोग की कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जिस प्रकार धातु हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक वैसे ही अधातु भी हमारे लिए उपयोगी हैं और अधातु का उपयोग हम निम्न प्रकार से करते हैं। उर्वरक के उत्पादन में जितने भी उर्वरक हैं इन सभी उर्वरकों के उत्पादन में अधातु का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में, विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में अधातुओं के बहुत सारे उपयोग हैं। इसमें से कुछ प्रमुख उपयोग जो हैं वह हैं उर्वरकों के उत्पादन में, पटाखों के उत्पादन में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में या फिर विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पौधों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्यों के रक्त में लोहा पाया जाता है। सजीवों के शरीर में ये धातुएं ठोस रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यौगिकों के रूप में पाया जाता है। आपने सुना होगा कि मनुष्यों के लिए लोहा उपयोगी है, यानी मनुष्यों के शरीर में लोहा मौजूद होता है। ठीक वैसे ही पौधों के शरीर में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर लोहा अगर हमारे शरीर में पाया जाता है तो ये रहता कहाँ है? तो एक पॉइंट आप क्लियर कर लें कि सजीवों में जो धातुएं पाई जाती हैं ये ठोस रूप में नहीं पाई जाती बल्कि ये यौगिकों के रूप में मौजूद होती हैं।